हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नेशनलिज्म इन इंडिया के चौथे और लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। अब लास्ट वीडियो में हम ये देख रहे थे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसा रहा और उसमें किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो किस एम के साथ, और अगर नहीं पार्टिसिपेट किया तो उसके पीछे क्या वजहें रही थी। यहाँ पर जो हम देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस में कौन से लोग थे जिन्होंने एकदम से इस मूवमेंट को एकदम से इग्नोर किया। यहाँ पर उन ग्रुप्स की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे जो बड़ा ग्रुप था दैट वर अनटचेबल्स, ठीक है। हिंदू सोसाइटीज़ में जो कुछ सोसाइटीज़ ऐसी रही हैं, कुछ उसका एक लोअर सेक्शन ऐसा रहा है, सो कॉल्ड लोअर तो नहीं कहना चाहिए आज के डेट में, जिनको जो है अनटचेबल माना जाता रहा। तो जिस समय जब पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था तो इनकी ओर से जो है B.R. अम्बेडकर जो कि हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाते हैं, वो इस मूवमेंट में गए थे, इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। और उन्होंने डिमांड रखी थी कि जो भी दलित सेक्शन है, डिप्रेस्ड क्लास है, जो SC कम्युनिटीज़ हैं, उनको जो है अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट जो है एक अलग सा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या था, नॉर्मली जो हमारा इलेक्शन होता है उसमें क्या होता है कि सारे लोग जो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, नंबर 1। दूसरी चीज़ कि जो है आप कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं और हर कोई जो है किसी को भी वोट दे सकता है। ऐसा नहीं है कि हिंदू को वोट देंगे, मुस्लिम को वोट देंगे, क्रिश्चियन को वोट देंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट में ये कहा गया कि जितने भी लोग हैं सबको कैटेगरी में डिवाइड किया जाए कि हिंदू लोग हिंदुओं का इलेक्शन करेंगे, मुस्लिम लोग मुस्लिमों का इलेक्शन करेंगे, जो ब्रिटिश लोग हैं वो ब्रिटिशर्स का इलेक्शन करेंगे। तो ये था सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। ये जो है इंडिया में एक्सपेरिमेंट किया गया था 1909 का जब एक्ट आया था, ठीक है। तो ये जो फैसिलिटी थी ये मुस्लिम्स को दी गई थी, ठीक है। देने को वो ब्रिटिश, एंग्लो इंडियन इन सबको भी थी, बट स्पेशली जो है इंडियन जो डोमिनेटिंग इंडियन कम्युनिटीज़ में मुस्लिम्स को दी गई थी। यहाँ पर जो है अम्बेडकर डिमांड करते हैं कि साहब हमें भी जो है ये सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। उन्होंने कहा कि साहब इंडिया में जो है जो अनटचेबल्स की प्रॉब्लम अंग्रेज़ बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि इवन कि अंग्रेज आए हैं तो हमारा तो फ़ायदा हुआ है। कैसे फ़ायदा हुआ? क्योंकि पुराने दौर में जो अनटचेबल्स थे उनको स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, एजुकेशन लेने का अधिकार नहीं था, जॉब के लेने का अधिकार नहीं था, टेम्पल्स में जाने नहीं दिया जा रहा था, कई तरह के डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज आए हैं तो हमारा तो फ़ायदा हुआ है। कहा कि आज हम पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छी जॉब ले सकते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, तो हम अंग्रेज़ों का विरोध क्यों करें, ठीक है। इसी कारण जो है उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस को हम दलितों का साथ चाहिए, हम भी देश के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको जो है दलितों का साथ चाहिए तो आपको जो है जो हाई क्लास, जो अपर कास्ट के जो लोग हैं उनको समझाना होगा कि अनटचेबिलिटी ख़त्म कीजिए, ठीक है। आपको जो है अनटचेबिलिटी देश में ख़त्म आप करेंगे तभी हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो गांधी भी इस बात के लिए एग्री थे। उन्होंने कि जो है काफ़ी समय से वो काम कर रहे थे कि किसी भी तरह से देश से अनटचेबिलिटी ख़त्म होनी चाहिए। गांधी ने कहा भी था कि साहब जो है देश में स्वराज तब तक नहीं आ सकता जब तक कि जो है देश में अनटचेबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि जब हिंदू आपस में ही डिवाइडेड रहेंगे तो जो है क्या कहते हैं, हम देश में स्वराज कैसे लाएंगे। उन्होंने अनटचेबल्स के लिए एक नया टर्म यूज़ किया, हरिजन। हरि मतलब भगवान विष्णु जो कि हिंदुओं के सबसे पॉपुलर गॉड हैं, जन मतलब पीपल, कि ये लोग जो है भगवान के लोग हैं, इसलिए हमें इनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उन्होंने जो है कई सारे मूवमेंट चलाए और जो है ये कोशिश की कि जो लोअर सेक्शन है उनको मंदिरों में आने की परमिशन मिले, जो पब्लिक वेल और टैंक्स हैं वहाँ से जो है वो पानी ले सकें, सड़कों पे जा सकें। उस दौर में सड़क पे चलना तक अलाउड नहीं था, अलग से किनारे आपको जो है घास पे चल के जाना होता था, सड़क पर आप पैदल तक नहीं चल सकते थे, ठीक है। स्कूल नहीं जा सकते थे। तो गांधी ने क्या किया, खुद जो है टॉयलेट क्लीनिंग का काम शुरू किया। क्योंकि ये एक लोअर कास्ट का काम था तो गांधी ने खुद टॉयलेट क्लीनिंग का काम शुरू किया। आज की तरह नहीं है, इतने साफ़ टॉयलेट्स नहीं होते थे कि हार्पिक डाला और चीज़ें साफ़ हो गई। उस दौर में क्या होता था कि हर घर टॉयलेट के नाम पे एक बॉक्स रख दिया जाता था, सारा टॉयलेट उसी में गिरता था और फिर उसको ले जा कर के दूर ले जाकर फेंकना होता था।
तो ये काम गांधी ने खुद स्टार्ट किया, ये दिखाने के लिए कि हम लोग भी जो है इस तरह का काम कर सकते हैं और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और सिमिलरली उन्होंने अपर कास्ट हिंदूज़ को बोला कि साहब आप अपने दिल से ये जो भेदभाव है ये ख़त्म कीजिए और जो है इस अनटचेबिलिटी को ख़त्म कीजिए। लेकिन सीधी सी बात है, आपके मन में जो है ठीक है, लेकिन जो सदियों से लोगों के दिमाग में जो भेदभाव भरा हुआ है आप एक झटके में तो नहीं ख़त्म कर सकते। तो गांधी जो है लोगों का हृदय परिवर्तन करने की कोशिश में अपना एक रोल मॉडल दिखा करके कि देखो मैं एक लंदन में पढ़ा लिखा आदमी, एक हाई जो है बेहद रिच पर्सन जो है इस तरह से का जो है कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। हालत ये हो गई कि गांधी पर जो अटैक्स होने शुरू हो गए कि तुम जो है दलितों को इतना सर क्यों चढ़ा रहे हो। खैर, लेकिन जो दलित लीडर्स थे उनका कहना था कि इस तरह की नौटंकी से कोई कंडीशन इंप्रूव नहीं होने वाली। उन्होंने कहा कि आप आकर के 2 दिन टॉयलेट साफ़ कर लेंगे, 2 दिन आकर के हमारे यहाँ खाना खा लेंगे, इससे हमारी कंडीशन इंप्रूव नहीं होने वाली। अगर वास्तव में आपको हमारी कंडीशन इंप्रूव करनी है तो आपको जो है हमको जो एजुकेशन और जॉब्स में रिजर्वेशन देना पड़ेगा, हमको जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में लाना पड़ेगा। जैसे ही हमारे पास पॉलिटिकल पावर होगी हम काफ़ी कुछ चीज़ों को ठीक कर लेंगे। ठीक है, ये उनकी डिमांड थी। पहली चीज़, जॉब में हमको रिजर्वेशन चाहिए, एजुकेशन में रिजर्वेशन चाहिए और पॉलिटिक्स में हमको जो है रिजर्वेशन चाहिए। और इसीलिए जो है यही उनकी मेजर डिमांड थी। स्पेशली महाराष्ट्र और जो है नागपुर रीजन में इनका मूवमेंट बहुत जो है पावरफुल था। इसीलिए जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो है दलितों की पार्टिसिपेशन इस इलाके में कम रही। दलित लोग यहाँ के ज़्यादा अवेयर थे। ठीक है, दलितों के सबसे बड़े लीडर कौन? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। उन्होंने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। कब बनाई? 1930 में। और इसका जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी से बहस हो जाती है। क्यों? क्योंकि अम्बेडकर कहते हैं हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए दलितों के लिए, कि दलित लोग जो है हिंदुओं से अलग होकर वोट करेंगे, कुछ जगहों पे सिर्फ दलित चुनाव लड़ेंगे और दलित ही वोट करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर अपर कास्ट हिंदू चुनाव लड़ते हैं तो वो धमका करके दलितों को वोट डालने देंगे नहीं, तो बेहतर है कि हम जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दे दीजिए कि कुछ सीटें जहाँ पर दलित ही चुनाव लड़ेंगे और दलित ही चुनाव जीतेंगे। और फाइनली अंग्रेज़ों को तो मौका चाहिए था डिवाइड एंड रूल का। उनको दिख रहा था कि साहब हिंदू कि अगर ऐसा हो गया तो दलित पॉलिटिक्स अलग हो जाएगी और अपर कास्ट पॉलिटिक्स अलग हो जाएगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इमीडिएट इनकी बात सुन ली और फाइनली कहा कि ठीक है, तुमको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। जैसे ही अम्बेडकर की डिमांड पास हो जाती है, गांधी जो है आमरण अनशन शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा साहब ये सही नहीं है। हिंदुओं को कहा कि देखिए साहब, सेपरेट इलेक्टोरेट दे करके मुस्लिमों को तो इंडियन पॉलिटिक्स से अलग कर ही दिया है, अब एटलीस्ट हिंदू को दो फाड़ नहीं होना चाहिए, हिंदू डिवाइडेड नहीं होना चाहिए, नहीं तो यह देश इतने टुकड़ों में बटेगा कि देश हम संभाल नहीं पाएंगे। फाइनली जब आमरण अनशन शुरू हुआ तो अब चारों ओर से अम्बेडकर पे दबाव पड़ने लगा कि साहब समझौता कीजिए, आप जो है बात मानिए, क्योंकि जो अब गांधी के जीवन मरण का प्रश्न है। फाइनली अम्बेडकर सरेंडर करते हैं और जो है पूना पैक्ट होता है। ठीक है, कब हुआ? सितंबर 1932। इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में जरूर आता है। इसमें यह कहा गया कि अम्बेडकर ने ये कह दिया कि ठीक है, हमको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए। ठीक है, कहा कि दलितों को कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा। बदले में गांधी ने क्या किया कि जो दलितों के लिए सीट्स थी लगभग 70 के आसपास थी, उसको बढ़ा करके 147 कर दिया, लगभग डबल कर दिया। तो गांधी की पॉलिटिक्स की यही सबसे बात थी, अच्छी बात ये थी कि गांधी जो है कभी भी अगले को जो है ब्लैकमेलिंग नहीं करते थे कि अगले को दबा दिया जाए। वो एक जो है फेयर डीलिंग करते थे कि एक और अम्बेडकर की बात भी रह गई कि अम्बेडकर से अपनी बात भी मनवा ली, सेपरेट इलेक्टोरेट ख़त्म कर दिया। दूसरी ओर उनको ज़्यादा प्रॉफिट दिया, जितनी सीटें उनको मिल रही थी उसका लगभग डबल सीट दे दिया। ठीक है, इस तरह से जो इंडिया में दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, लेकिन उनके लिए जो है प्रोविंशियल और सेंट्रल जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स रिजर्व की गई, जो आज तक जो है इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, इसी तरह से जो मुस्लिम लीडर्स थे वो लोग भी जो है इस पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, आपको याद होगा उसके साथ खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, तो गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो वापस ले लिया। इससे पहली बात, यहाँ से मुस्लिम लीडर नाराज़ होते हैं कि साहब ये लोग तो जो है हमारे साथ हैं ही नहीं,
क्या हमने कहा था कि हम लोग साथ साथ लड़ाई लड़ेंगे और गांधी ने अपने मन से डिसीजन ले लिया है मूवमेंट ख़त्म करने का। तो यहाँ से दोनों पॉलिटिक्स जो है अलग अलग होनी शुरू होती है। नंबर 1 थी। दूसरी चीज़ क्या थी, मुस्लिम लोगों को ये लगने लगा था कि साहब इंडिया में तो हिंदू मेजॉरिटी में है और हिंदू कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर देश आज़ाद हो गया तो यहाँ पर हिंदुओं का डोमिनेंस हो जाएगा। जब हिंदुओं का डोमिनेंस हो जाएगा तो हमारी तो कुछ चलेगी नहीं, तो ये हमारे लिए एक खतरा है। सेकंड थिंग। थर्ड थिंग क्या था कि कांग्रेस पार्टी में जो हिंदू रिलीजियस लीडर्स हैं, हिंदू महासभा सपोर्टेड लोग, इनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और इन्होंने खुलेआम जो है ये कहना शुरू किया कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है, आने वाले टाइम में हिंदुओं का वर्चस्व होगा। खुद गांधी के भी जो शब्द थे ना, उसमें बड़ा जो है उन शब्दों के कारण भी लोगों को डर लगता था। गांधी कहते थे हम राम राज्य लाएंगे। अब गांधी जो है राम राज्य जो है किसी रिलीजियस सेंस में नहीं कहते थे। गांधी जब राम राज्य कहते हैं तो इसका मतलब शांति, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, इसकी बात करते हैं। लेकिन मुस्लिमों में ये भय गया कि गांधी जो एक हिंदू स्वराज जो है लेकर के आने वाले हैं, जहाँ पर मुस्लिमों को सेकंड लेवल का जो सिटीजन माना जाएगा। दूसरी ओर हिंदू और मुस्लिम सोसाइटी है, दोनों ने अपने अपने मिलिटेंट जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से बना लिए। सबके पास अपने गुंडे थे जो हमेशा जो है दंगे फसाद करने को रेडी हो गए और रिज़ल्ट ये हुआ कि देश भर में दंगे फसाद जो है बहुत कॉमन हो गए और जगह जगह पर जो है दंगे हो रहे हैं। ठीक है, कुछ बार ये कोशिश भी हुई कांग्रेस और लीग में समझौता करने की, लेकिन यह सक्सेसफुल नहीं रहा। ठीक है, कोशिश ये की गई थी कि जो है आप मुस्लिमों को कुछ ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए और उनके चुने जाने की संभावना बढ़ा दी जाए, लेकिन बात बनी नहीं और फाइनली ये हुआ कि जो है फाइनली ये हुआ कि मुस्लिम लोगों ने साफ साफ कह दिया कि साहब हमको अब अलग होना है। ठीक है, स्टार्टिंग दौर में यही थी कि जिन्ना जो थे उन्होंने कहा कि ठीक है हम जो है सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन बदले में हमें आप ज़्यादा सीटें रिजर्व कीजिए और जो है हमारे लिए सीट्स रिजर्व कीजिए। लेकिन फाइनली जो हिंदू लीडर्स थे वो इस बात के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। उन्होंने कहा कि जो एक MR जैकर थे, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि कोई समझौता नहीं होगा, हम जो है अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे और अपने दम पे जीतेंगे, हमको जो है किसी जो है मुस्लिम लीग की सहायता की ज़रूरत नहीं है। फाइनली इस तरह से जो मुस्लिम लीग है वो इस मूवमेंट में बिल्कुल भी जो है पार्टिसिपेट नहीं करती और अपना अलग मूवमेंट चलाती रहती है और धीरे धीरे उसने मुस्लिमों पर अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरह से जो देश का जो माहौल है वो ट्राइपोलर होना शुरू होता है। एक और अंग्रेज हैं, दूसरी ओर जो हिंदू हैं वो कांग्रेस की ओर जो है कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं और तीसरी ओर जो है जो मुस्लिम्स हैं वो मुस्लिम लीग की ओर बढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कई मुस्लिम लीडर्स को लगता था कि साहब जब देश आज़ाद होगा तो यहाँ पर मुस्लिमों की कंडीशन जो है माइनॉरिटी की होगी और हो सकता है कि उनका जो कल्चर है वो खतरे में पड़ जाए क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी में होंगे। एक और साहब थे मोहम्मद इकबाल, बहुत फेमस शायर रहे हैं, इनकी शायरी बड़ी अच्छी रही हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इन्होंने ही गाया हुआ है। इन्होंने जो है क्यों सेपरेट नेशन की बात की, पहली बार जो है पाकिस्तान बनाने की का रेफरेंस जो है इन्होंने ही दिया था। हालांकि जो है नाम आता चौधरी रहमत अली करके एक स्टूडेंट थे, उन्होंने नाम दिया था। क्यों जो है पाकिस्तान का भी एक पूरा एक्सप्लेनेशन है। P फॉर पंजाब, ठीक है, A फॉर अफ़गानिस्तान, K फॉर कश्मीर, ठीक है, I फॉर ईरान, ठीक है, S फॉर सिंध और तान मतलब जगह स्थान। ठीक है, तो ये उनका सपना था कि इतने बड़े इलाके को मिला करके एक जो है इस्लामिक कंट्री बनानी है। खैर ये आइडिया था चौधरी रहमत अली का, लेकिन इस आइडिया को अच्छे से डेवलप किया वो थे मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल के जो पूरा स्पीच है, ज़्यादा इस पर नहीं जाएंगे। स्पेशली उन्होंने कहा कि जो भारत के जो मुस्लिम हैं उनको भी ये हक है कि हम जो है अपने लाइफ को अच्छे आज़ादी और जो है फ्रीडम के साथ हम जिएँ। ठीक है, हमारी लाइफ को भी जो है एक आज़ादी मिलना चाहिए और हमें भी जो है एज ए पॉलिटिकल सेफगार्ड्स मिलने चाहिए और हमारे इंटरेस्ट को जो है फुलफ़िल होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारी वॉइस की एक वैल्यू होगी। उन्होंने कहा कि इंडिया अगर आज़ाद होता है तो इसमें क्या होगा कि जो हिंदुओं की मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, जब हिंदुओं की मेजॉरिटी बढ़ जाएगी तो ऐसे केस में जो मुस्लिम की वॉइस है वो इग्नोर होगी, तो ऐसे केस में जो है मुस्लिम लोगों का डेवलपमेंट सही तरीके से पॉसिबल नहीं है। इसीलिए
जो है हिंदू लोग ये सोचते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट या नेशनलिज्म के खिलाफ है, जबकि यह सही नहीं है। उन्होंने कहा नेशनलिज्म तब होता है जब सारे नेशन की भलाई हो, लेकिन अगर हम देश के एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन की भलाई नहीं हो रही है, उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो ये जो है सही तरह का नेशनलिज्म नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडिया जो है एक ऐसा कंट्री है जिसमें कई तरह के लोग हैं, कई अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं। तो ऐसे केस में निश्चित तौर पे, और जितने भी जाति धर्म हैं उसमें जो मुस्लिम हैं वो इकोनॉमिकली इन्फीरियर है, कंपैरेटिवली काफ़ी गरीब हैं, और कई सारे तो बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं। तो ऐसे केस में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जहाँ कहीं भी मुस्लिम मेजॉरिटी हो उनको जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, क्योंकि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा तो उनकी बातें अच्छे से पहुँचेगी नहीं। जब उनकी बातें अच्छे से पहुँचेगी नहीं तो जो है उनकी प्रॉब्लम्स को इग्नोर होंगी। और कहा कि एक अच्छी सरकार वो होती है जो सबकी केयर करती है, किसी की बात को इग्नोर नहीं करती। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, कैसे जो है लोगों के भीतर कलेक्टिव बिलोंगिंग्स की फीलिंग आई, कैसे लाया गया। तो आप देखोगे कि इंडिया जो है एक मल्टी कल्चरल कंट्री है। हर स्टेट का जो है अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज, अपने कपड़े, अपने फेस्टिवल्स, अलग अलग चीज़ें हैं। तो उनके भीतर यूनिटी की फीलिंग्स कैसे लाई गई। यहाँ पर जो एक पेंटिंग दिख रही है बाल गंगाधर तिलक की, आप देखोगे देश के अलग अलग कोनों से जो पिक्चर, जो फ़ोटो दिख रही है वो अलग अलग कोनों के सिंबल्स हैं। यहाँ ताजमहल है, यहाँ साउथ के कुछ टेम्पल्स हैं, यहाँ पर जो है नीचे की ओर जो है एक ये चर्च है, और यहाँ पर जो है एक और छतरी है। तो अलग अलग चीज़ों को दिखा करके वो इन्होंने इंडिया को यूनाइट करने की बात कही। अभी हम आएंगे और क्या क्या तरीके अब उन्होंने अपनाए थे। अलग अलग फेथ्स के जो सिंबल्स थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी के सिंबल्स को इस पिक्चर में यूज़ किया गया, या दिखाने के लिए कि हमारे जो लीडर्स हैं वो सबको साथ ले करके चलना चाहते हैं। इंडिया में नेशनलिज्म डेवलप कैसे किया गया, तो उसके पीछे जो है कई सारे तरीके जो है अपनाए गए। दुनिया भर में यही चीज़ें की गई कि लोगों के भीतर यूनिटी कैसे डेवलप की जाए। इसके लिए जो है उन्होंने क्या क्या किया। तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन तरीका था, जो कि आपने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, फोक सॉन्ग और जो है फोक लोर या फिर जो है ट्रेडिशनल कहानियाँ जो थी उसको जो है प्रमोट किया गया, कि जो है अब जो ट्रेडिशनल सिंबल्स थे उसको बहुत ज़्यादा यूज किया गया। जैसे उन्होंने जो है अगेन हर देश में आपने जर्मेनिया को देखा, मैरियाने को देखा, तो इमीडिएट उन्होंने जो है भारत माता की जो है एक कल्पना की, कि भारत को जो सिंबल करने के लिए एक भारत माता की कल्पना की गई। सबसे पहले किसने किया, तो एक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, जिन्होंने जो है एक बुक लिखी थी आनंद मठ, नॉवेल थी आनंद मठ। राइटर कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसी में उन्होंने वंदे मातरम की कविता लिखी। वंदे मातरम मतलब हे धरती माँ, मैं आपकी वंदना करता हूँ। याद रखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता नहीं कहा, उन्होंने धरती माता कहा, और इसी पर पूरी की पूरी पोयम लिखी है। ठीक है, वंदे मातरम। तो पहली बार जो कल्पना आती है वो जो है इनके द्वारा होती है। मज़े की बात यह है कि आनंद मठ एक तरह से अंग्रेज़ों के चापलूसी में ही लिखी गई थी। इसको देशभक्ति का नावल कहा जाता है, या देशभक्ति का नावल नहीं है, सिर्फ इसकी जो कविता है वंदे मातरम, जिसमें देश से प्यार की बात कही जा रही है। ठीक है, ये एक सन्यासी विद्रोह हुआ था, उसी के जो है उसी के बारे में है। ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि साहब जब अंग्रेज़ आ गए हैं तो देश भर में शांति हो गई है, इसलिए जो है इस मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफिसर थे तो सरकार के खिलाफ लिखते कैसे, क्योंकि अंग्रेज़ों से इनको बहुत फ़ायदा हुआ था। तो इनका जो वंदे मातरम था, ये 1905 में एक स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, उसमें ये गीत बहुत ज़्यादा गाया गया, और धीरे धीरे जो है यह माना जाने लगा कि धरती ही हमारी माँ है। और फाइनली एक और राइटर, एक और पेंटर थे अवनींद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर रहे हैं उनके फैमिली के थे। उन्होंने भारत माता की एक पेंटिंग बनाई। आप यहाँ भारत माता को देख सकते हो, आप देख सकते हो एक शांत सौम्य सा जो है साधु वाला चरित्र है, हाथ में कॉटन है, यहाँ पर धार्मिक किताबें हैं, नीचे जो है अनाज की बालियाँ हैं, और यहाँ पर जो है एक रुद्राक्ष की माला है। तो इस तरह से उन्होंने भारत माता को एक एस्थेटिक लीडर दिखाने की कोशिश की कि भारत की जो संस्कृति है वो एक एस्थेटिक वैल्यू की। अब आप जर्मेनिया की इमेज देखिए, किस तरह से वो नदी के किनारे तलवार ली बैठी है। तो ये दिखाता है कि हमारा माइंडसेट और उनका माइंडसेट कितना जो है अलग है।
ठीक है। तो आनंद मठ में पहली बार धरती माता की कल्पना की गई और अवनींद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने जो है भारत माता की पहली पेंटिंग बनाई। इस तरह से उन्होंने इस देश के सारे लोगों को इस इमेज से जोड़ने की कोशिश की। इसी तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में इंडियन जो है कविताएं और इन चीज़ों को कलेक्ट करना शुरू हुआ। लोग गांव-गांव घूमना शुरू किए और जो है पुरानी कविताएं, गीत संगीत, नाटक, इन सब पर को जो है कलेक्ट करने का दौर शुरू होता है। बंगाल में ये काम रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। उन्होंने जो है नर्सरी राइम्स लिखी, कहानियाँ लिखी और जो है गांव से छोटे छोटे मोटे कई सारे गीत लेकर के आए। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की एक पेंटिंग है जिसमें वो भारत माता की जो है एक तस्वीर लिए बैठे हैं। ठीक है। मद्रास में जो है एक साहब थे नतेशा शास्त्री। ये सब 1 नंबर वाले क्वेश्चन के तौर पे ही इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ ये इतना है नहीं। ठीक है। नतेशा शास्त्री ने उन्होंने क्या किया, जो फिर वो भी गांव-गांव घूमते हैं और जो तमिल लैंग्वेज के जितने भी छोटी मोटी जो कविताएं थी, कहानियाँ थी, उसको वो कलेक्ट करते हैं और जिस बुक में पब्लिश करते हैं दैट इज़ फोकलोर ऑफ साउदर्न इंडिया। उन्होंने कहा कि जो असली फोकलोर हैं यही नेशनल लिटरेचर है और यही हमें अपने परंपरा और संस्कृति से जोड़ते हैं। जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे नेशनल आइकॉन और सिंबल्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोरीफाई करना शुरू हुआ। स्वदेशी मूवमेंट के तहत एक जो है ट्राई कलर बनाया गया। देश का पहला झंडा बनाने की कोशिश की गई जिसमें 3 कलर थे, रेड, ग्रीन, येलो। इसमें 8 कमल बनाए गए जो कि ब्रिटिश राज के टाइम 8 प्रोविंसेस को दिखाते थे। साथ में एक क्रिसेंट मून दिखाया गया, ठीक है, जो कि जो है हिंदू और मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता था। 1921 में गांधी ने एक फ्लैग खुद जो है स्वराज फ्लैग बनाया जो अगेन 3 कलर में था, रेड, ग्रीन, वाइट, और बीच में उन्होंने एक स्पाइनिंग व्हील डाला। कुछ समय तक के लिए जो है इसमें एक चरखा भी लगाया गया था, बट चरखा बाद में हटा दिया गया, ये कहते हुए कि चरखा जो है दोनों साइड से वो पिक्चर जो है एक जैसी नहीं आएगी। जैसे क्या है, एक साइड से चरखा होगा तो दूसरी साइड से वो इमेज उल्टी पड़ जाएगी। यहाँ पर जो है आप अलग अलग झंडे देख सकते हो जो अलग अलग टाइम में अलग अलग लोगों ने प्रपोज़ किए थे और फाइनली ये झंडा जो है ये हमारा फाइनल होता है और आज तक हम यही झंडा यूज़ करते हैं। तो ये झंडे जो है देश को यूनाइट करने के लिए, देश को सिंबलाइज करने के लिए बहुत ज़रूरी थे। ठीक है। इस तरह से जब भी जो है मार्च होता था, गांधी जब अपना मूवमेंट करते थे तो साथ में फ्लैग लेकर के चलते थे जो देश की यूनिटी को दिखाते थे। एक और भारत माता की पेंटिंग जो बनाई गई है अगेन ये भी अवनींद्रनाथ टैगोर की ही है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि साथ में शेर और हाथी रॉयल्टी का प्रतीक है, शेर ताकत का प्रतीक है, पीछे लक्ष्मी और सरस्वती हैं जो कि धन की देवी और जो है विद्या की देवी हैं। मीन्स भारत एक ऐसा देश है जिसके पास विद्या है, धन है, शक्ति है, रॉयल्टी है, लेकिन अगेन आप देखोगे लड़ने का जज्बा नहीं है। आप इस इमेज को देख करके कहीं से भी आपको लड़ने वाली फीलिंग नहीं दिखती है। ये एक ऐसी लेडी है, मतलब भारत माता ऐसी हैं जो मतलब मौका मिलेगा तो हम सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं। हमारे पास पैसा है, पावर है, बुद्धि है, ताकत है, सब कुछ है, लेकिन हम खुद से आगे बढ़ कर के लड़ने नहीं जाएंगे। अगर आपको जर्मेनिया की इमेज याद होगी, वो तलवार लेकर के राइन नदी के किनारे खड़ी थी, ये दिखाते हुए कि अगर आपने इधर झांकने की भी कोशिश की तो हम आपको काट डालेंगे। और आप देखोगे कि ये उनकी सोसाइटी के नेचर में दिखता है, वो एक एग्रेसिव सोसाइटी है। दूसरी ओर इंडिया जो है हमेशा से बहुत शांत लोग रहे हैं कि साहब जो होगा देखा जाएगा, छोड़ो। यही वजह है कि इंडिया पे इतने अटैक्स हुए। खैर, इसी तरह से नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए हिस्ट्री का रीइंटरप्रिटेशन शुरू हुआ। स्टार्टिंग दौर में इंडिया का इतिहास अंग्रेज़ों ने लिखा था और उस इतिहास में उन्होंने इंडिया के बारे में काफ़ी सारा कुछ नेगेटिव लिखा। बाद में जब इंडियन लोगों ने हिस्ट्री लिखना शुरू किया तो उन्होंने इंडियन पार्ट को बहुत ग्लोरीफाई करना शुरू किया। ठीक है। उन्होंने अंग्रेज़ लोग ये दिखाते थे कि इंडियन लोग बैकवर्ड हैं, प्रिमिटिव हैं, वो इग्नोरेंस हैं, उनके भीतर ना नॉलेज है ना किसी लायक के वो है नहीं। दूसरी ओर जब इंडियन राइटर्स ने उठाना शुरू किया तो उन्होंने दिखाया कि किस तरह से जो एंशिएंट इंडिया था वो कितना भव्य था, कि यूरोप से लोग इंडिया आते थे सामान खरीदने के लिए और इंडिया की जो पैसे को देख करके वो आश्चर्यचकित रह जाते थे। उन्होंने जो है ग्लोरियस पास्ट को दिखाया, अलग अलग पीरियड को, मुग़लों का गोल्डन पीरियड दिखाया, मौर्यंस का गोल्डन पीरियड दिखाया और इंडिया का प्राइड जगाने की कोशिश की। बट एक समस्या हुई हिस्ट्री के पंगे में, था क्या कि जो हिंदू लोग थे, हिंदू राइटर्स थे, उन्होंने दिखाया कि जो एंशिएंट इंडिया है, ठीक है, वो ग्लोरियस है, ठीक है, और जब मुस्लिम्स आए तो देश बर्बाद हो गया। ये जो है
हिंदू राइटर्स ने लिखा। जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने कहा कि साहब एंशिएंट इंडिया बर्बाद था और जब मुगल्स आए तो देश बढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से हिस्ट्री की जो इन्होंने एक तरह से तो अच्छा किया कि देश का जो ग्लोरी वापस लाने की कोशिश की। एट द सेम टाइम उन्होंने इंडिया को डिवाइड करने का भी पार्टी स्टार्टिंग यहीं से होता है, क्योंकि उन्होंने हिंदू और मुस्लिमों को एक दूसरे के खिलाफ दिखाना शुरू किया। जैसे एक किस्सा आता है शिवाजी का और औरंगजेब का। ठीक है, शिवाजी और औरंगजेब दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। औरंगजेब मुगल बादशाह था, ठीक है, जो दक्षिण पे कब्जा करना चाहता था, और शिवाजी एक राजा थे जो महाराष्ट्र पे अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते थे। दोनों में लड़ाई होती है। इसको ये कहा गया, जो मुस्लिम राइटर्स थे उन्होंने औरंगजेब को हीरो दिखाया, जो हिंदू राइटर्स थे उन्होंने शिवाजी को हीरो दिखाया। कहा साहब कि ये जो है हिंदू मुस्लिम लड़ाई थी। सही मायनों में कोई हिंदू मुस्लिम लड़ाई नहीं थी। क्यों? क्योंकि औरंगजेब की ओर से जो सेनापति लड़ने आता है दैट इज जय सिंह, हिंदू राजा। शिवाजी की जो फ़ौज है या फिर मराठों की फ़ौज है उसके अंदर बहुत सारे मुस्लिम जो है सेनापति और तोपची थे। तो ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की कतई नहीं थी, लेकिन इन्होंने हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बना करके देश को का कुछ अच्छा करने की बजाय उन्होंने उल्टा देश को जो है और एक अलग नरक में डाल दिया। क्या कंक्लूज़न? फाइनली आप जो है ये पूरा चैप्टर पढ़ोगे, थोड़ा सा और जो है आप इधर से देख लेते हैं। फाइनली ये मूवमेंट जो है फेल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 1940 के आसपास कंडीशन फिर से ख़राब होनी शुरू होती है। ठीक है, वर्ल्ड वार 2 शुरू हो जाता है। अंग्रेज़ लोगों ने एक बार फिर से जो है भारत को जो है इस मूवमेंट में झोंक दिया, और इंडियन जो लीडर्स थे वो इस बात से फिर से नाराज़ होते हैं, और उन्होंने जो है एक डिसाइड किया कि हम जो है क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में मीटिंग चल ही रही थी कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, सारे जो इंडियन लीडर्स थे सबको उठा के जेल में डाल दिया। जो इंडियन लीडर्स थे, गांधी और उनके लोग साफ साफ चाहते थे, उन्होंने डू और डाई का नारा तो दिया था, लेकिन वो जो है पूरा मूवमेंट नॉन वायलेंट तरीके से लड़ना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने जब ज़बरदस्त वायलेंस किया, सबको उठा के जेल में डालना शुरू किया, तो कोई लीडर बचा नहीं, तो देश भर में दंगे फसाद होने शुरू हुए, और फाइनली जो है ये मूवमेंट बहुत गंदे तरीके से बढ़ता है, और अंग्रेज़ों को कई जगह मशीन गन से और बम से जो है लोगों पर बमबारी की, मशीन गनों से जो है फायरिंग करनी शुरू की, और इस मूवमेंट को संभालने में उनकी हालत ख़राब हो गई। फाइनली अंग्रेज़ों को ये लगने लगा कि साहब इस देश को संभाल पाना पॉसिबल नहीं है, और वर्ल्ड वार के कारण अंग्रेज़ों की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, और इंडिया से उनको जितना पैसा नहीं मिल रहा था उससे ज़्यादा जो है उनका खर्चा हो रहा था। तो फाइनली अंग्रेज़ों ने डिसाइड किया कि साहब इस देश को आज़ाद कर देना ही ठीक है, और इसी के लिए एक कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है, जिसने ये प्रपोज़ल दिया कि आप जो है एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, और जो है हम आपको इंडिपेंडेंट करने को तैयार है। इसी टाइम जो लीग के लोग थे उन्होंने देश को डिवाइड करने का प्रपोज़ल रखा, काफ़ी दंगे फसाद होते हैं और देश आज़ाद हो जाता है। अब इस पूरे मूवमेंट से जो है हम क्या क्या चीज़ें सीखते हैं? एक तो आप देखोगे कि स्टार्टिंग दौर के जितने भी मूवमेंट्स रहे, स्टार्टिंग के सारे ही मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट किया, फेल हो गया। ठीक है, 1905 में स्वदेशी मूवमेंट था, हुआ, फेल हो गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, फेल हो गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, फेल हो गया। क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, फेल हो गया। उसके बाद जो है एक नेवी का विद्रोह हुआ था, वो भी हुआ, फेल हो गया। लेकिन ये जितने भी मूवमेंट थे ये हमको क्या सिखाते हैं? अगर हम पर्सनल लाइफ में देखें तो आप ये हमको दिखाते हैं कि लाइफ में असफलताएं हमको बार बार मिलती हैं, और यही असफलताएं हमको जो है जीत की ओर लेके जाती हैं। होता क्या है कि हर फेल मूवमेंट के साथ अगली बार लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता जाता है। कई बार लोग जो है आजकल व्हाट्सएप, फेसबुक, यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें खूब चलती है कि साहब चरखा चलाने से कहीं देश को आज़ादी मिलती है, देश की आज़ादी तो लड़ करके मिली है। नहीं, भगत सिंह, नो डाउट, भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद वीर थे, उन्होंने बहुत देश के लिए जान देना कोई बड़ी बात, आसान बात नहीं होती। उन्होंने जो किया है उसके लिए देश वाकई उनके प्रति कृतज्ञ है। बट देखो, गांधी का जो सबसे बड़ा योगदान था वो था पब्लिक अवेयरनेस, कि जनता का जो पार्टिसिपेशन था वो इतने बड़े पैमाने पे हो रहा था कि अंग्रेज़ों के लिए चीज़ों को संभाल पाना मुश्किल था। एक एग्जांपल देता हूँ, आप इसको डेट वाइज चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से इंडिया की आज़ादी जो थी वो गांधी के कारण ही थी, और अंग्रेज़ों की मजबूरी हो गई थी देश को आज़ाद करना। 1757 वार ऑफ प्लासी होता है, ठीक है,
अंग्रेज़ों ने बंगाल पे कब्जा किया और फिर भारत पे कब्जा कर लिया। उसके बाद 100 साल बाद जो है 1857 का रिवोल्ट होता है, ठीक है, 100 ईयर्स बाद, ठीक, 100 साल लग गए पहला मूवमेंट करने में। 1857 के बाद 1885 आता है, जब कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट होता है और कांग्रेस पार्टी अपना प्रपोजल रखना शुरू करती है। कितने साल बाद? तो ये लगभग 30 साल बाद है, ठीक है। ये पहला जो है 100 साल बाद, उसके बाद 30 साल लग गए। दूसरा जो मूवमेंट होता है स्वदेशी मूवमेंट, वो होता है 1905, ठीक, कितने साल बाद? ये होता है 20 साल बाद, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब अवेयरनेस बढ़ गई है तो टाइम पीरियड कम हो रहा है। पहले अवेयरनेस बहुत कम थी तो 100 साल लगा, अवेयरनेस और बढ़ी 30 साल लगा, अवेयरनेस और बढ़ी तो 20 साल बढ़ी। 1905 के बाद अगला जो मूवमेंट होता है नॉन कोऑपरेशन, वो होता है 1920 में, ठीक है, कितने साल बाद? ये हो गया 15 ईयर्स, ठीक, देखो 20 साल से 15 साल हो गया। इसके बाद जो अगला मूवमेंट होता है 1930 में, ठीक, ये होता है 10 साल बाद। अब देखो पीरियड लगातार कम होता जा रहा है। ये मूवमेंट चला था 1934 को, ठीक है, 34 तक। 1934 के बाद जो है 30 से 34, ठीक है, 34 के बाद अगला जो मूवमेंट होता है वो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, कितने साल बाद? 8 साल बाद, ठीक। अगला जो मूवमेंट होता है नेवी का विद्रोह होता है 1946 में, ठीक है, कितने साल बाद? 4 साल बाद, ठीक। और जो 1946 से जो दंगे फसाद शुरू होते हैं वो 47 तक चलने लगते हैं। तो आप देखोगे कि जो आप गांधी के मूवमेंट थे उनका असर ये होता है, पहली चीज़ आम जनता जो है वो जाग जाती है, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के सड़क पर आना शुरू करती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जो मूवमेंट का जो फ्रीक्वेंसी था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो काफ़ी पास पास होने लग जाता है। और अंग्रेज़ों को समझ में आ गया कि साहब इज्जत से इस देश को छोड़ दो, नहीं तो इस देश को छोड़ के तो जाना पड़ेगा ही, लेकिन अगर बेइज्जत होके गए तो दुनिया भर में हमारी बदनामी होगी। अंग्रेज़ इस मामले में समझदार थे। उन्होंने कहा कि इस देश को संभाल पाना पॉसिबल नहीं हो रहा, और चूँकि वर्ल्ड वार के कारण ब्रिटेन की इकोनॉमिक हालत ख़राब हो गई थी तो वो टेंशन लेना नहीं चाहते थे, और फाइनली उन्होंने इस देश को आज़ाद कराया। तो ये देश वाकई गांधी का बहुत कृतज्ञ रहेगा कि उन्होंने जो कॉमन पब्लिक थी उनके मन में एक नेशन की फीलिंग जगाई। अगेन पर्सनल लाइफ में हम क्या सीख सकते हैं? आप देखोगे अपने लाइफ में, खासकर अभी इसके बाद जब आपकी लाइफ शुरू होगी तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे, पहला एग्ज़ाम फेल, दूसरा एग्ज़ाम फेल, तीसरा एग्ज़ाम फेल, इस बात की संभावना होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में डिप्रेशन आए। कई बार हम अपने पढ़ाई में भी या दूसरी लाइफ की प्रॉब्लम्स में ही जब हमें सक्सेस नहीं मिलती है तो हमें डिप्रेशन होता है। जब डिप्रेशन होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, हमको लगता है यार ये काम हमसे नहीं हो सकता, तो हमें यह काम छोड़ देना चाहिए। लेकिन आप देखोगे कि हर स्टेप पे हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, हमारी पावर बढ़ती जाती है। जैसे एक और कहानी कही जाती है कि एक बार क्या हुआ कि अमेरिका में एक जगह थी जिसके बारे में कहा जा रहा था वहाँ बहुत गोल्ड है। एक साहब गए, उस पूरा लैंड खरीदा, खुदाई शुरू की, ज़मीन के अंदर सोना नहीं मिला, वो परेशान हो गए, उन्होंने एक दूसरे आदमी को भेज दिया। दूसरा आदमी आया, उन्होंने फिर उस ज़मीन पे खुदाई करनी शुरू की, खोदता चला गया, कई साल काम किया, काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया, फिर फेल, उसने भी काम धंधा बंद कर दिया, कहा यार नहीं पॉसिबल है। तीसरा बंदा आता है, उसने भी खुदाई करनी शुरू की और फाइनली फेल हो जाता है, कहा कि नहीं साहब इस ज़मीन में कुछ भी नहीं रखा, और उस ज़मीन का जो रेट था सारे लोग मान लिया कि साहब यहाँ कुछ भी नहीं निकलने वाला, और फाइनली जो है उस आदमी ने भी इग्नोर कर दिया, और फाइनली चौथे आदमी ने बस कबाड़ के भाव वो ज़मीन खरीदी, और तब तक जो है काफ़ी ज़मीन का हिस्सा जो है खोदा जा चुका था, और फाइनली उसने जब काम स्टार्ट करवाया, विद इन जो है सम डेज़ ज़मीन के अंदर से सोना निकला, और बेपनाह सोना निकला। तो लाइफ में हम जितनी भी कोशिशें करते हैं, हर कोशिश हमें मंजिल की ओर एक कदम और आगे बढ़ाती चली जाती है। सफलता नहीं मिल रही है, इट डज़न्ट मीन कि जो है हमारी कोशिश नहीं हो रही या हम मंजिल की ओर आगे नहीं जा रहे। हाँ, बस ये है कि हमें अपना पेशेंस खोना नहीं होता। सोच के देखिए, पहले ही मोमेंट अगर गांधी अपना पेशेंस खो देते, क्या हमारा देश आज़ाद होता? नहीं। तो पेशेंस हमें बनाए रखना है। आप जिस दौर, ये उम्र के जिस दौर से गुजर रहे हैं, वहाँ पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइफ में प्रेशर आएगा, डिप्रेशन आएगा, आपको वो चीज़ छोड़नी नहीं है। खैर, ठीक है। तो इस तरह से टॉपिक से थोड़ा हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। तो कांग्रेस जो है गांधी के लीडरशिप में अपना मूवमेंट चलाती है, देश को आज़ाद कराने की ओर लेके जाती है और देश को यूनाइट करती है। तो इस तरह से ये चैप्टर है यह ख़त्म होता है। कोई कन्फ्यूज़न रहा होगा
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।